हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 21 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर एक बार अवश्य देखें। अदिति कमरे से निकलने लगी तो अर्नव ने कहा, तुम भी इसी कमरे में सो जाओ। एक्सक्यूज मी, दिमाग ठिकाने है आपका? क्या बोल रहे हैं? अरे अरे, तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब है कि कहीं दादू को शक न हो, इसलिए बोल रहा हूँ। और परेशान मत हो, मैं बेड पर नहीं, यहाँ सोफ़ा पर सो जाने की बात कर रहा था। आप उसकी चिंता मत कीजिए। दादू को कुछ पता नहीं चलने दिया मैंने, और आगे भी नहीं चलेगा। तो निश्चिंत रहे और आराम कीजिए, और आइंदा सोच समझ कर बोला कीजिए। मैं यहाँ बस एक एम्प्लॉय हूँ, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। अब अर्नव कुछ नहीं बोला और अदिति भी झटके में कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह जब अदिति उठी तो दादू फ्रेश हो चुके थे। अदिति उन्हें गार्डन एरिया में लेकर आ गई और उन्हें अखबार पढ़ने को दे दिया। फिर रसोई में नाश्ता बनाने के लिए जाने लगी तो दादू ने पूछा, बेटा, अर्नव देर रात को लौटा क्या? अदिति ने तुरंत मुड़कर देखा और कहा, जी दादू, काफ़ी देर रात को आए हो। अच्छा, इसीलिए अब तक सो रहा है। हाँ, अभी जाकर जगा देती हूँ मैं। नहीं बेटा, सोने दो, उठेगा तो फिर बात करते हैं। जी दादू, बोलकर वह रसोई में नाश्ता बनाने आ गई, लेकिन किचन में जाने से पहले एक बार अर्नव के कमरे में जाकर देखा वह जाग गया है कि सो रहा है। और जब उसने दरवाज़ा खोलकर कमरे में झांक कर देखा, अर्नव अब तक गहरी नींद में सो रहा था। वह सिर्फ निक्कर पहने हुआ था, ऊपर का बदन खुला हुआ था। खिड़की से हल्की धूप आ रही थी जिसमें उसका गोरा बदन चमक रहा था। वह बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। हे भगवान, जब भी उनसे सामना होता है यह मुझे निरावरण ही क्यों दिखते हैं। वह वापस आने लगी। फिर सोचा, अंदर जाकर पर्दा खींच देती हूँ जिससे उन्हें धूप ना लगे, और वह कमरे के अंदर कदम बढ़ाने लगी। अचानक उसे रात में अर्नव की कही बातें याद आ गई। आपको मेरी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है? याद आते ही वह बाहर निकल गई और रसोई में आ गई तो हरी काका और आशा काकी पहले से मौजूद थे। दोनों को पता था कि देर रात को छोटे साहब घर आए, इसलिए उन्होंने मना किया कि बहू रानी, आज आप रहने दीजिए, हम सबके साथ बड़े साहब के लिए भी नाश्ता बना देते हैं। लेकिन अदिति ने नहीं माना और दोनों को रसोई से हटाकर खुद नाश्ता बनाने में लग गई। सुबह की खिली हुई धूप खिड़की से छनकर जब अर्नव के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली। घड़ी देखी तो सुबह के 8 बजने को आ गए थे। ओह, काफ़ी लेट हो गया। दादू कब से इंतज़ार कर रहे होंगे। वह उठा और फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वह कमरे से बाहर निकला और हरी काका को आवाज़ लगाई, हरी काका, मेरी कॉफ़ी गार्डन में ही लेकर आ जाइए, मैं वहीं दादू के पास जा रहा हूँ। पर जब हरी काका ने जब कोई जवाब नहीं दिया तब उसने रसोई में झांक कर देखा तो वहाँ काका नहीं अदिति को देखकर एक पल खड़ा रहा, फिर जाने लगा। तब तक हरी काका भाग कर आए। छोटे साहब जी, अभी आपकी कॉफ़ी लेकर आता हूँ। पर उसने नाम इशारा किया और वहाँ से जाने के लिए कहा। फिर वह खुद रसोई में चला गया। इधर अदिति अर्नव की बातें सुन चुकी थी और वह कॉफ़ी बना दी। मग में डालकर अभी लेकर मुड़ी कि ठीक तभी सामने अर्नव आ गया। वह जब तक पीछे हटती उससे पहले ही वह टकरा गई और सारी कॉफ़ी अर्नव के पैर पर गिर गई। आह, जल गया, अर्नव ने चिल्लाया तो घबराहट में अदिति के हाथ से ट्रे भी छूट गई और वह भी अर्नव के उसी पैर पर जाकर गिरा जो पैर जल गया था। और एक बार फिर ज़ोर से आह निकल गई। अरे क्या कर रही हैं आप? कौन सी दुश्मनी, कौन सा बदला निकाल रही हैं? बोलकर वह अपने पैरों को सहलाने के लिए झुका। सॉरी सॉरी सर,
बोलते हुए अदिति भी उसके पैरों को देखने के लिए झुकी तो दोनों का सिर आपस में जोर से टकरा गया। अर्नब ने तो ध्यान नहीं दिया, पर अदिति को मानो तीनों लोग दिखाई देने लगा। माथा सुन्न हो गया। इस करते हुए वह सिर पकड़े उठी और फ्रिज से आइस पैड निकाल कर उसे सेकने लगी तो अर्नब भड़क उठा। रहने दीजिए, मैं खुद कर लूँगा। रात में जो जग से मारा उससे आपका मन नहीं भरा क्या, जो अब जला दिया? सॉरी, गलती से लग गई। लाइए आइस पैड से सेक देती हूँ, वरना फफोले पर जाएंगे, घाव बन जाएंगे। प्लीज़ आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूँगा। और आपसे कितनी बार गलतियाँ होती है? क्या इसी तरह आप दादू का ख्याल रखती हैं? एक्सक्यूज़ मी, ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। गलती मेरी नहीं, आपकी है। आपको इस तरह दबे पाँव किचन में आने की ज़रूरत क्या थी? ओह, तो अपने घर में भी मैं अब आपसे पूछ कर आऊँगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं? पूछ कर नहीं, लेकिन देख कर तो जाएंगे ना। मैं देख कर ही जा रहा था, आप ही बिना देखे मुड़ गई। आपसे तो बहस करना ही बेकार है। तो किसने कहा करने के लिए? काका, काका। जी साहब जी। जल्दी से मेरे लिए कॉफ़ी बना कर ले आइए गार्डन में, मैं दादू के पास जा रहा हूँ। बोलकर अर्नब किचन से निकलने लगा तो अदिति ने रोक लिया। प्लीज़ अभी मत जाइए दादू के पास। आपका जला हुआ पैर देखेंगे तो फिर क्या सोचेंगे? वो क्या सोचेंगे पता नहीं, और कब तक नहीं जाऊँगा। मुझे अर्जेंट बात करनी है दादू से। हाँ तो बाद में कर लीजिएगा रात को, तभी उनकी नज़र नहीं पड़ेगी। अगर उन्होंने अभी देख लिया और पूछने लगे तो फिर क्या कहेंगे आप? मैं बता दूंगा कि आपने जला दिया है। क्या ऐसा बोलेंगे? हाँ, जो सच्चाई है वह तो बतानी पड़ेगी ना। बोलकर वह किचन से निकल गया और अपने कमरे में जाकर जले हुए पर ऑइंटमेंट लगाकर दादू के पास चला गया। इधर धूप में बैठे दादू अखबार में नज़र गड़ाए हुए थे। जैसे ही उन्हें किसी के आने का आभास हुआ तो पेपर हटाए तो सामने अर्नब को देखकर बेहद खुश हो गए। वह पेपर बगल में रखते हुए बोले, कब आए तुम? चलो आओ बैठो। देर रात को आया दादू, इसलिए आपको नहीं जगाया। बोलते हुए दादू के पैर छुए और सामने चेयर लेकर बैठ गया। अच्छा, तो कैसा रहा तुम्हारा वहाँ का मीटिंग? दादू, वह सब छोड़िए, पहले उस खन्ना को फ़ोन लगाइए और बुलाइए अभी के अभी। मुझे अब और रहा नहीं जा रहा है। हाँ हाँ, वह आएगा ही, तुम इतना परेशान मत हो। ऐसे कैसे मैं परेशान ना होऊं दादू? उसने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया आपके ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर। चलिए जल्दी से फ़ोन लगाइए। अगर आप नहीं लगाएंगे तो मैं लगाता हूँ। मुझे उसकी अकल ठिकाने लगाना है। उसकी अकल ठिकाने है, तुम अपनी अकल को ठिकाने लगाओ। क्या दादू, क्या बोल रहे हैं आप? अरे आज वह लंच पर आएगा, हमारे साथ ही लंच करेगा। हमने बुलाया है साथ में लंच करने के लिए, और तभी सारी बातें भी होगी। पर यह बताइए, आपके पैर को क्या हुआ? जल गया क्या? जी, पर कैसे? वह सब जाने दीजिए। पर इतना सब होने के बावजूद भी आपने उस डॉक्टर को लंच पर क्यों बुलाया? इतना आदर मान देने की क्या ज़रूरत है? वह आपकी और हमारे परिवार की इज्जत उछालने को तैयार है, और जो गलती मुझसे नहीं हुई वह इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहा है और खुन्नस पाले बैठा है। उसका हिसाब किताब चुकता करने की बात कर रहा है, और आप उसे लंच पर बुला रहे हैं। क्यों दादू, क्यों? वो अब हमारे रिश्तेदार हैं, तो क्या मैं लंच पर नहीं बुलाऊं उन्हें? सम्मान नहीं दूं? क्या कहा आपने? रिश्तेदार? ऐसे कैसे हमारे रिश्तेदार हो गए? अरे बेटा, तुम शांति से पहले बैठो तो सांस तो ले लो। और आपने बताया नहीं पैर कैसे जल गया? वो गलती से कॉफ़ी गिर गई पैर पर, इसलिए। कॉफ़ी गिर गई या किसी ने गिरा दिया? गिर गई दादू। तो आप किचन में क्या करने गए थे? अच्छा, समझ गया। देखिए, यही होता है ब्याह के बाद। पत्नी को समय नहीं देंगे तो यूं ही हाथ पैर जलाएगी। अरे सिर्फ जलाएगी क्या, तोड़ भी देगी। बोलकर दादू ने हौले से हंस दिया।
तो अर्नब ज़रा चिढ़ गया। दादू क्या बोल रहे हैं आप ये? मैं कॉफ़ी लेने गया था तो गलती से मेरे हाथ से ही कॉफ़ी मग छूट गई और पैर पर कॉफ़ी गिर गई। अब ये बताइए, खन्ना हमारे रिश्तेदार कब से और कैसे हो गया? कैसे और कब हो गया से क्या मतलब है आपका? वह तो पहले से ही हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ, बीच में ऐसी परिस्थिति हो गई कि हमारे बीच ज़रा मनमुटाव हो गया, पर अब सब ठीक है। अर्नब नाक भौं सिकोड़ कर दादू की तरफ देखने लगा। पर आपने तो कहा था कि वह किडनैपिंग का इल्ज़ाम लगा रहा है, पुलिस कंप्लेंट करने जा रहा है। हाँ, करने जा रहा था, पर मैंने बहुत समझाया उसे, तो अब वह मेरी बात समझ गया और कंप्लेंट करने से इनकार कर दिया। अब उसे भी इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अचानक आपने ऐसा क्या कह दिया जो वह समझ गया? हाँ, जो कहना था वह कहा और वह वाकई समझ गया। परंतु क्या? उसकी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? कोई भी उल्टी सीधी शर्त मानने की ज़रूरत नहीं। पहले तुम बात तो सुनो। सुनने से पहले ही आगे आगे बोल रहे हो। उसकी कोई बड़ी या उल्टी सीधी शर्तें नहीं हैं, बस मामूली सी शर्तें हैं जो भी मुझे भी पसंद आई और मैंने सहजता से स्वीकार भी कर लिया। क्या? वह तुम दोनों की शादी फिर से कराना चाहता है, पूरे रीति रिवाज से। और दादू जब तक अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही अर्नब एक बार फिर चिढ़ गया। दादू, एक बार तो शादी हो चुकी है, फिर क्यों बार बार शादी करना? और हमने रीति रिवाज से शादी की है, फिर यह नॉर्मल लाइफ है, टीवी सीरियल नहीं जो बार बार शादी होती रहेगी। मैं अब फिर से शादी नहीं करूँगा। उनको बता दीजिए मैं दोबारा शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्हें मानना है तो माने, वरना उन्हें जो जी में आए करे। जो भी होगा मैं देख लूँगा। बोलते हुए अर्नब उठ खड़ा हुआ। वह बेहद तेवर में आ गया था। चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। मैंने तुम्हें जो कहा पहले वह शांति से सुनो। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा और वाकई यह नॉर्मल लाइफ है, टीवी सीरियल नहीं जो कहीं भी जाकर दो माला पहन कर आ गए और शादी संपन्न हो गई। और तुम इस रीति रिवाज से की हुई शादी कहते हो? बहू के गले में ना तो मंगलसूत्र है, ना मांग में सिंदूर। भला यह कैसी शादी होती है? अरे पूरे रीति रिवाज से और वेद मंत्रों के साथ सबका आशीर्वाद लेकर शादी तो होनी ही चाहिए। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है दोबारा शादी से? वह कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं। वह भी एक पिता है, अपनी एक बेटी को खो चुका है, जिसका दर्द अभी भी झेल रहा है, तो डरा हुआ है और नहीं चाहता कि अब तुम दोनों के लाइफ में कोई कठिनाई हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी अशुभ हो, बस इसलिए। और सच कहूँ तो यह मेरी भी इच्छा है। अरे तुम मेरे इकलौते पोते हो, भला उसका भी ब्याह तो अपने आँखों के सामने होते देखूं। और विवाह एक संस्कार है, कोई खेल नहीं जो जैसे तैसे कर लिया। इसमें देवी देवता का आवाहन किया जाता है, बुलाया जाता है। उनके आशीर्वाद के साथ हम अपने कुटुंबों का आशीर्वाद लेते हैं, तब अपना गृहस्थ जीवन शुरू करते हैं ताकि सब मंगल रहे, परिवार सुखी रहे। तो इसमें क्या गलत है? इतना भड़कने की क्या ज़रूरत है, नाराज़ होने की? तुम पीछे हट रहे हो, इनकार कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ने झूठ मूठ की शादी की है ना? नहीं दादू, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि झूठ बोलना अब आपकी आदत हो गई है, वरना फिर मना करने का कारण क्या है? मैं झूठ नहीं बोलता और कुछ नहीं, कोई कारण नहीं है, पर मैं फिर भी किसी भी कीमत पर दोबारा शादी नहीं कर सकता। दैट्स इट। बोलकर अर्नब उठ खड़ा हुआ। तो दादू भी बेहद गुस्से में आकर बोले, ठीक है, तुम्हें अपने मन की करनी है, बड़ों की बात नहीं सुननी है तो मत सुनो, लेकिन आगे के परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अब अर्नब जरा खींच कर बोला, दादू क्या अभी दकियानुसी बातें कर रहे हैं? क्या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहूं? अरे कुछ नहीं होगा, और पहले जो कुछ भी हुआ वह सब एक हादसा मात्र था, जो कि किसी के साथ भी हो सकता है। इसके लिए वेद पुराण, रीति रिवाज, पंडित, मंत्र, यह सब कुछ नहीं होता है। मैं नहीं मानता इसे, तो आप भी निश्चिंत रहिए। और जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है
तो फिर आप दोनों क्यों बेवजह परेशान हो रहे हैं? बेवजह परेशान अब हम नहीं होंगे, तुम हो गए। मैं अब खन्ना को नहीं रोकूंगा, उसे जो जी में आएगा करेगा। लेकिन अर्नब का तेवर अभी भी कम नहीं हुआ। वह सामान्य होकर बोला, भले ही वह शिकायत करे या जो जी में आए करे, पर कुछ नहीं होने वाला। अदिति जब बोल रही है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, तो फिर कोई केस नहीं बनेगा। अच्छा, और उसे जो खाई में गिरा दिया था, उसे इतनी चोटें आई थी, यहाँ तक कि उसने अपनी आंखें भी खो दी थी। क्या यह बातें बताई तुमने उसे? पता है सब? अगर नहीं तो मैं अभी उसे बता देता हूँ। फिर क्या होगा? वह रहेगी तुम्हारे साथ, रुकेगी, तुम पर विश्वास करेगी, क्योंकि अभी अभी तो तुमने मुझसे कहा कि तुम झूठ नहीं बोलते। दादू, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। जो भी कर रहा हूँ बस तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि पूरे रीति रिवाज के साथ यह विवाह संपन्न होने दो। अरे जब तुम शादीशुदा हो तो फिर से शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? अर्नब बिना कुछ जवाब दिए तेज़ी से वहाँ से निकल गया। तो दादू ने पीछे से कहा, ठंडे दिमाग से सोचना और जल्दी मुझे जवाब चाहिए। वैसे तुम जवाब हाँ में दोगे या ना में दोगे? शादी तो होकर रहेगी, और यहाँ से तुम कहीं जाने की कोशिश मत करना, वरना क्या दादू? अर्नब ने पीछे मुड़कर कहा, तुम पर लगाए खन्ना का सारा इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर ले लूँगा। मैं अरेस्ट हो जाऊँगा, जेल चला जाऊँगा। तुम शादी नहीं कर सकते, पर अपने दादू को जेल जाते हुए तो खुशी खुशी देख सकते हो ना, उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ते हुए। देखकर तुम्हें अवश्य ही सुकून मिलेगा। दादू, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। ज़ोर से बोलते हुए अर्नब की आंखें लाल हो गई थी। अब आंखें गुस्से में लाल थी या रो रहा था, पता नहीं। तुम्हारा ही दादू हूँ, याद रहे ये। वह तेज़ी से कमरे में भाग कर गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर सिर पकड़ कर बैठ गया। ओह गॉड, दादू ने अचानक यह क्या जिद पकड़ ली? मैं इसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। अपने दिया के अलावा मैं किसी और को अपनी लाइफ में नहीं ला सकता। मैं उसे नहीं भूल सकता। इस लाइफ में उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। अर्नब बोलकर फूट फूट कर रो पड़ा। अचानक उसका माथा ठनका। ये दादू अचानक जिद क्यों पकड़ लिए शादी की? उस रात तो कुछ बोले नहीं, खुश थे, फिर अचानक इस तरह। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हमने शादी नहीं की है? हाँ, शायद पता चल गया। वह पूछ भी रहे थे कि हमने झूठी शादी तो नहीं की है, और इसलिए वह इतना पीछे लगे हैं ताकि हम शादी कर ले। लेकिन उन्हें बताया किसने? कहीं भीमा ने तो नहीं? नहीं, भीमा नहीं बता सकता। तो फिर अदिति तो नहीं? हाँ, वही हो सकती है। आखिर इतने बड़े परिवार और इतना अमीर इंसान देखकर मन में लालच तो आया ही होगा। इस घर की बहू बनने की इच्छा तो हुई होगी, इसलिए तो अचानक उसमें इतना परिवर्तन है। मैं रात से देख रहा हूँ। अचानक कुछ ज़्यादा ही फिक्र करने लगी है मेरी। और वह तुरंत रसोई में आया। अदिति, 1 सेकंड कमरे में आना। उसकी आवाज़ में बेहद सख्ती थी, जिससे अदिति 1 सेकंड के लिए चौंक गई। अरे तुमने सुना नहीं? मैंने आने को कहा। हाँ, आ रही हूँ। और वह झट से रसोई से बाहर निकलकर अर्नब के कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी अर्नब आगे बढ़कर आया और उसकी कलाई पकड़ अपने कमरे में खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।